वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एआईसीटी का एक्ट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आपका काउंसिल है, ऑल इंडिया काउंसिल है टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट। तो 1987 में एक्ट आया था। क्या क्या इसके स्कोप हैं, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, क्या क्या इसके अंदर आप देखोगे कि पावर्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल और अकाउंट या ऑडिट से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं एआईसीटी के वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है इस काउंसिल की, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर की पावर रूल्स रेगुलेशंस बनाने की, रिमूव करने की डिफिकल्टीज, सुपरसीड करने की काउंसिल को, डायरेक्शंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे सेक्शंस इसके अंदर पढ़ाए जाते हैं एआईसीटी एक्ट के अंदर। तो देखो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो नेटर चंडीगढ़ के एएसओ के सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है कि एआईसीटी का एक्ट आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। बट अगर एनआईटी की तैयारी करते हैं तो एनआईटी में एनआईटी का स्पेसिफिकली एक्ट आता है, और अगर आप देखोगे तो एनआईटी में भी ये वाले टॉपिक्स होते हैं जो आपके एकेडमिक रूल्स के अंदर आते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एकेडमिक रूल्स में जैसे यूजीसी के एक्ट हम लोग पढ़ते हैं, वैसे ही आपको एआईसीटी के एक्ट है जो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अगर सुपरिंटेंडेंट की बात करी जाए नेटर के एनआईटी जालंधर के, क्योंकि एनआईटी का सिलेबस है वो, तो एनआईटी के सिलेबस में तो टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। मतलब एनआईटी का एक्ट है, तो वैसे अगर आप देखोगे तो इस पे ये टॉपिक में नहीं है, तो आपको इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन अगर कोई जैसे आईआईटी का हुआ या किसी और इंस्टीट्यूट का एग्जाम हुआ जिसके अंदर अगर एआईसीटी का एक्ट लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपके ये क्लास काम आ जाएगी। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे इस क्लास को, और एक वन शॉट क्लास होगी, कंप्रीहेंसिव क्लास होगी। एक क्लास के अंदर एआईसीटी का एक्ट हम कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद अगर आपको जरूरत महसूस होगी तो केवल मॉक टेस्ट की जरूरत महसूस होगी, और मॉक टेस्ट है जो हमारे वो अवेलेबल होते हैं मेंबर्स के लिए। अच्छा, मेंबरशिप का क्या है, अभी 2015 की बिल्कुल क्लोजिंग होने वाली है, 2026 जो न्यू एरा है, न्यू ईयर है, वो शुरू होने वाला है। तो मेंबर्स के लिए भी ऑफर है, अगर आपने ज्वाइन करना है, अगर आपने केवल नेटर एएसओ और एनआईटी जालंधर के एग्जाम तक ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप नंबर है 8307314291। इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एआईसीटी का एक्ट पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे आपको एआईसीटी का एक्ट। उससे पहले बेसिकली आपको एक बार नंबर है जो बता देते हैं, तो 8307314291, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कोर्स के रिगार्डिंग या कोई और क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका एक्ट। इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे सबसे पहले। तो इंट्रोडक्शन में बच्चों आपने याद रखना है कि इसके अंदर 6 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है। चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर 6, यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको रहे कि 6 चैप्टर होते हैं। हर एक चैप्टर में अलग अलग चीजें हैं, हर एक चैप्टर के अंदर सेक्शंस हैं। टोटल अगर हम आप देखेंगे तो टोटल सेक्शन जो है इसके अंदर वो 25 है। कितने हैं? 25। ये आपको क्लियर है कि टोटल 25 सेक्शंस है। अब 25 सेक्शंस के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी हैं कुछ, तो वो क्या है वो हम पढ़ाएंगे आपको। तो देखो इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सेक्शन ही लिखेंगे हम, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको इस्टेब्लिशमेंट का पता लगता है, इस्टेब्लिशमेंट। अब आपके एडमिन वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है स्थापना कैसे हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल। अब ये कौन सी काउंसिल है, बार काउंसिल है या कोई और काउंसिल है? ये बार काउंसिल नहीं है, ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, दैट इज एआईसीटी। तो ये हम डेफिनेशन में बताएंगे कि काउंसिल लिखा है तो उसका मतलब क्या है। तो सेक्शन 3 याद रखना है आपने। 3 के बाद आप देखोगे इसके अंदर आपको मिल जाएगा सेक्शन 4। 4 में क्या पढ़ते हैं हम? 4 में पढ़ते हैं इनका टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑफिस, कि भाई कितने कितने साल का इनका टेन्योर होता है, इनके चेयरमैन का, इनके मेंबर्स का, ये सारी चीजें पढ़ती हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर के जो सेक्शन के 10 के अंदर। 10 में क्या है? 10 में फंक्शंस ऑफ द काउंसिल है, कि भाई फंक्शंस क्या क्या है इनके, ये पढ़ते हैं हम 10 में।
इसके बाद आ जाता है आपका 12 नंबर, जो हमें याद रखना है, इसमें आ जाता है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी, अब ये किसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है? एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द काउंसिल। सेक्शन 12 तक आ गए हो आप। इसके बाद आपको पढ़ना है 14। पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन ये कुछ जरूरी हैं जो अगर आपसे सेक्शन का नंबर भी पूछा जाए तो आपको पता होने चाहिए। तो ये है बच्चों आपकी रीजनल कमेटीज। काउंसिल की रीजनल कमेटीज कौन सी हैं? वो सेक्शन 14 के अंदर आता है। सेक्शन 14 के बाद में आपने एक देखना है जो 16 है। अब चलो यहीं पे बता देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बात दूसरी कर लेंगे। सेक्शन 16, सेक्शन 16 में क्या पढ़ते हैं हम? फंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी काउंसिल को फंड कहाँ से मिलता है, कैसे डिस्बर्स होता है, क्या क्या यूज होते हैं इसके। 17 में आपने बजट याद रखना है। 17 में क्या आएगा आपका? बजट आएगा। 18 के अंदर एनुअल रिपोर्ट आती है। 18 में क्या आती है? एनुअल रिपोर्ट, जो सालाना रिपोर्ट बनाई जाती है इसकी, उसका डिस्कशन होता है। 19 के अंदर इसके ऑडिट की बात आ जाती है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है, आ गया। बाकी जो चैप्टर्स हैं, बाकी तो मिसलेनियस है। एक 22 देख लेते हैं, एक 23 देख लेते हैं। तो 22 में क्या है? पावर टू मेक रूल्स, पावर टू मेक रूल्स। और 23 में आ जाता है आपका पावर टू मेक रेगुलेशंस, टू मेक रेगुलेशंस, ठीक है। ऐसे ही अगर आप टोटल पढ़ोगे ना तो टोटल 25 है, ये ज्यादा नहीं है। अगर आप देखोगे तो एक्ट, पहली बात तो ये एक्ट बहुत बड़ा नहीं है, ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। पूरा का पूरा एक्ट आप खुद से पढ़ सकते हैं, इंटरप्रेट करना है तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो इनेक्टेड की बात करेंगे तो बच्चों आपके जो एक्ट का है ये पढ़ोगे तो AICT का एक्ट है, ये AICTE एक्ट 1987 है ये। और एक्ट का ना नंबर भी लिखा जाता है, कई बार आप देखोगे 52 ऑफ 1987। मे भी, हमें भी नहीं पता इसका मतलब क्या है, बाकी इसका मतलब देख के यही लगता है कि 1987 में जो ये है, ये 52 नंबर का एक्ट होगा। 1987 में ना ये एक्ट नंबर 52 है, और एक्ट नंबर 52 कौन सा है? वो है AICT 1987। तो एक क्लियर बड़ी लाइन लिखी हुई है इसमें। इनेक्टमेंट जरूर पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे है क्या। तो ये ऐसा एक्ट है जो आपको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। पहली बात तो ये किसके बारे में बताता है? ये आपको इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है कि AICT का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हो। एक तो ये चीज बताता है आपको। दूसरा ये बताता है कि पूरी की पूरी प्लानिंग है, पूरी की पूरी डेवलपमेंट है टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम की पूरी कंट्री के अंदर, वो कैसे होती है, क्वालिटी एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जाता है क्वांटिटेटिव ग्रोथ के साथ में। कुल मिला के टेक्निकल एजुकेशन, कुछ भी ये बात करेंगे ना, एजुकेशन की बात जरूर करेंगे, लेकिन ऑलवेज टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये AICT का जो काउंसिल है वो क्या है? टेक्निकल एजुकेशन का ही तो काउंसिल है। इसलिए जो भी प्रॉपर मेंटेनेंस है नॉर्म्स का, स्टैंडर्ड्स का टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो पूरा का पूरा हम इसके अंदर रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब आएंगे इनएक्टेड पे। तो आपसे सवाल है जो पेपर के अंदर पूछा जाएगा, वो यही पूछा जाएगा कि AICT का जो एक्ट है वो इनेक्टेड कब हुआ, ये लागू कब से हुआ। तो ये बड़ी क्लियर सी लाइन नोटिफिकेशन में लिखी है, इस एक्ट के अंदर लिखी है कि ये तब से माना जाता है जब से नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ। तो नोटिफिकेशन पब्लिश कब हुआ? आप पढ़ोगे राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा 23 दिसंबर 1987, ठीक है। तो बस ये डेट आपने अपने ब्रेन के अंदर किसी जगह में फिट कर लेनी है कि AICT का एक्ट है जो 23 दिसंबर 1987 को लागू हो गया था, ठीक है। चल अब इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आती है, तो डेफिनेशंस में हम हर जरूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली तो काउंसिल ही है, तो काउंसिल का मतलब है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कैसे पढ़ेंगे बच्चों? पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम काउंसिल, और काउंसिल का मतलब है AICTE, सीधा सीधा मतलब है काउंसिल का AICTE। और AICTE जो सेटअप हुआ, सेट अप इन
सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 ही पढ़ाता है आपको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआईसीटी के बारे में। आप पहली वाली स्लाइड देखो, सबसे पहले हमने जब आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस बताए थे तो वहां पे सेक्शन 3 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल बताया था, ठीक है। और काउंसिल का मतलब एआईसीटी, तो एआईसीटी का सेटअप होता है सेक्शन 3 के तहत। याद हो जाएगा ये भी, ठीक है। इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन आ जाती है फंड के बारे में। तो फंड का भी आपको पता है, फंड का मतलब फंड ही होता है जिसका डिस्कशन किसके अंदर है? डिस्कशन या इंटरप्रिटेशन आपको किस में मिलती है? सेक्शन 16 के अंदर मिलती है। अब दो सेक्शन हम आपको ये सेक्शंस क्यों बताए जा रहे हैं? क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे ना ये सारा का सारा, ये सारे के सारे आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपको पता लग जाएगा, 3 में एस्टेब्लिशमेंट है, 16 में इसके फंड के बारे में, 17 में बजट के बारे में, 18 में इसके बारे में, 19 में अकाउंट्स के बारे में, एवरीथिंग आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अब दो चार चीजें हैं वो हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अगर हमसे कोई बोलता है कमीशन, तो हमें लगेगा पता नहीं कौन से कमीशन की बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूजीसी की बात नहीं कर रहे हैं, या यूजीसी की कर रहे हैं? बिल्कुल यूजीसी की कर रहे हैं। कमीशन का मतलब यूजीसी, और यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। फॉन्ट बच्चों के लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो बाद में कमेंट आएगी कि छोटे छोटे फॉन्ट है, दिखाई कम दे रहा है। वैसे ही साफ दिखाई देगा। तो कमीशन का पता लग गया। और कमीशन की जो एस्टेब्लिशमेंट है यूजीसी की, वो किस में हुई है? यूजीसी के एक्ट में हुई है। वो हमने क्लास में पहले भी ली हुई है, बट हम बता देंगे फिर भी आपको, यूजीसी एक्ट। और यूजीसी एक्ट आया बच्चों 1956 में। कब आया? 1956 में आया। तो 1956 के यूजीसी एक्ट में, हम ऐसे लिख देते हैं में, जो सेक्शन 4 है वो इस कमीशन की बात करता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा अब आपको। अब दो तीन डेफिनेशन और है जो आपके लिए जरूरी है, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एआईसीटी हमेशा पढ़ाता है आपको टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल एजुकेशन क्या है, और यही पॉइंट आपने समझने हैं। जब आगे आप मॉक दोगे ना, तो ऐसे ही पॉइंट्स हैं, आपसे पूछेंगे, आपके काम आएंगे। तो टेक्निकल एजुकेशन का मतलब ऐसी एजुकेशन या कोई रिसर्च या कोई ट्रेनिंग जो इंजीनियरिंग के फील्ड में हो। इंजीनियरिंग में चाहे प्लानिंग हो, चाहे मैनेजमेंट हो, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, या कोई और ऐसा प्रोग्राम हो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो काउंसिल से कंसल्ट करके चलाया जाता हो, और जिसका मतलब है एजुकेशन कराना, रिसर्च कराना, ट्रेनिंग कराना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, उस एजुकेशन को बोलते हैं हम टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। क्लियर हो गया टेक्निकल एजुकेशन? टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ ही आपसे सवाल पूछा जाएगा टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस क्या है? टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशन है जो यूनिवर्सिटी नहीं है। साफ साफ क्लियर है, नॉट आ यूनिवर्सिटी। कोई बच्चा कह दे कि ये यूनिवर्सिटी है, नॉट अ यूनिवर्सिटी विच इफेक्ट कोर्स एंड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो शुरू करता है, ऑफर, सॉरी नॉट इफेक्ट, विच ऑफर कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और कुल मिला के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ में नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में निकाल के आपको बताएगा कि ये है आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन क्या है? एक जगह है, एक प्लेस है जहां पर ये पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी क्या है? हमने क्यों बोला ये यूनिवर्सिटी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी अलग चीज। तो यूनिवर्सिटी का भी कर लेते। कमीशन का हमने बताया आपको, अगर यूजीसी के कमीशन की हम बात करेंगे तो कमीशन का बताया सेक्शन 4 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंदर है। यूनिवर्सिटी का बताएंगे तो ये भी यूजीसी के अंदर है। यूजीसी के एक्ट 1956 में डेफिनेशन नंबर से हमें याद हो जाएगा कि भाई सेक्शन 2 में वहां पे डेफिनेशंस है, और सेक्शन 2 के एफ क्लॉज में हम जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन है। और यूनिवर्सिटी होता क्या है? यूनिवर्सिटी आप सबको पता है होता क्या है, ठीक है। बट याद रखना, इंस्टीट्यूशंस को आप नॉट अ यूनिवर्सिटी, उनको यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। 1956 के यूजीसी एक्ट में सेक्शन 2 के एफ क्लॉज में डेफिनेशन है यूनिवर्सिटी की, इसलिए यहां पे यूनिवर्सिटी का मतलब उस यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। एक चीज और है जरूर जो हम आपको बताएंगे, बस मेंबर। आपको कहीं पे मेंबर लिखा हुआ मिलेगा, तो मेंबर का मतलब मेंबर ऑफ काउंसिल, दैट इज एआईसीटी। बट इस मेंबर में काउंसिल के साथ साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी होते हैं। मेंबर का मतलब है मेंबर्स ऑफ द
AICTE काउंसिल, ठीक है, AICTE इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन को भी जोड़ो और वाइस चेयरमैन को भी जोड़ो, तब बनेगा मेंबर। इसका मतलब ये हुआ चेयरमैन वाइस चेयरमैन अलग नहीं है, वो भी मेंबर है ऑफ द काउंसिल। काउंसिल का यहाँ पे मतलब क्या है, ये मुझे लग रहा है फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो दोबारा से लिख देते हैं। काउंसिल, काउंसिल का मीन है यहाँ पर AICTE। अब इसकी डेफिनेशन हमने अभी तक लिखी नहीं है, फुल फॉर्म अब लिख देते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ नहीं आएगा, फॉर आएगा, ठीक है, फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहां तक हो गया हमारा डेफिनेशन तक का क्लियर। चैप्टर 1 हमने खत्म कर दिया। चैप्टर 2 के अंदर आ जाता है इस काउंसिल की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल की अगर कोई पूछेगा आपसे तो ये सीधा सीधा याद रखना है सेक्शन 3। किसका सेक्शन 3 है ये? AICTE के एक्ट का। और AICTE का एक्ट कब आया? 1987 में आया, याद रहेगा। इसमें है क्या, इस काउंसिल में हेड ऑफ द काउंसिल है वो तो दिल्ली रहता है, मतलब सॉरी हेड ऑफिस है जो, यहां पे लिख देते हैं हम, हेड ऑफिस ऑफ काउंसिल। या तो काउंसिल का पूछे आपसे या AICTE का पूछे तो वो कहां निकल के आएगा? दिल्ली निकल के आएगा। एक तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इस काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं वो भी पढ़ना है हमने। तो देखो एस्टेब्लिशमेंट का पता लग गया कि आपको सेक्शन 3 ऑफ AICTE एक्ट 1987 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है काउंसिल, और हेड ऑफिस है AICTE का वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अब बात यहाँ पे किस टॉपिक पे करेंगे हम? बात इस टॉपिक पे करेंगे कि इस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन से मेंबर होते हैं जो काउंसिल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो काउंसिल के मेंबर्स का देख लेते हैं। काउंसिल मेंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक होता है चेयरमैन। आज चेयरमैन, इसको एक मिनट सही कर देते हैं। चेयरमैन, अब चेयरमैन है तो वाइस चेयरमैन भी होगा, एक होंगे वाइस चेयरमैन। और जब कभी चेयरमैन लीव पर होते हैं तो काउंसिल को प्रिसाइड कौन करता है? वाइस चेयरमैन करता है। ये एज इट इज है जैसे लोकसभा राज्यसभा के अंदर होता है, ठीक है। लोकसभा में फिर भी स्पीकर होता है, राज्यसभा में तो चेयरमैन ही बोलते हैं उसको, तो वाइस चेयरमैन ये दोनों के दोनों हैं जो ये अपॉइंटेड होते हैं भारत सरकार के द्वारा, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो जितने भी बच्चे हमें फॉलो करते हैं उन्हें पता है अगर हम कहीं पे CG लिखते हैं तो उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दी है, ठीक है। तो आगे कभी CG देखने को मिलेगा तो समझ लेना सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मतलब, ठीक है। चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी होएगा, ठीक है, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहीं पे आपको एक चीज याद रख लेनी है, यही एक्स ऑफिसियो होते हैं। इस चीज को नोट कर लो आप, नोट, क्या नोट करना है कि जो सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, वो एक्स ऑफिशियो होते हैं किसके? अपने AICTE काउंसिल के, ठीक है। आगे हम चलेंगे, थर्ड को बता दिया, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में क्या है? फोर्थ में है कि एक एजुकेशनल एडवाइजर होता है, जनरल एजुकेशनल एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भी यहां पर एक्स ऑफिसियो होंगे। एक्स ऑफिसियो का मतलब है कि ये अपना चार्ज तो देख ही देख रहे हैं, साथ के साथ इसका भी देखते हैं, ठीक है।
तो एक तरह से एक्स्ट्रा कह देंगे हम इसको, ऑफिशियल जो ड्यूटी है इनकी डील करने के लिए। और भी है, रीजनल चेयरमैन हैं, रीजनल चेयरमैन। अब ये मैन है ना, प्लूरल फॉर्म हमने यूज किया है। और ये कितने हैं, 4 रीजनल कमेटीज हैं। वैसे ये आगे बताने वाले थे रीजनल कमेटी। इस पॉइंट को बच्चों नोट करो, और इसको भी यहीं के यहीं हम आपको क्लियर कर देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चल। तो इसके अंदर क्या बात की गई है, रीजनल कमेटीज की बात की गई है। और रीजनल कमेटी वाला हमने आपको बताया था कौन से उसके अंदर आता है, आपको सेक्शन बताया था रीजनल कमेटी का, तो ये है आपका सेक्शन नंबर 14। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए कलर कोड चेंज कर लेते हैं। सेक्शन 14, सेक्शन 14 में किसके बारे में है, रीजनल कमेटी के बारे में, रीजनल कमेटी। अब हम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमेटी से थोड़ा हट गए हैं, रीजनल कमेटी इसलिए बता रहे हैं कि चारों रीजनल कमेटीज के चेयरमैन भी इसके अंदर होते हैं। तो देखो, कमेटी का यहीं से आप लोगों ने समझ लेना है, नर्दर्न रीजनल कमेटी, ये नॉर्थ की है। ऐसे ही हम एक एक वर्ड लिखेंगे बस खाली, ठीक है। सदर्न हो जाएगा, वेस्टर्न हो जाएगा, और ये ईस्टर्न हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा, रीजनल कमेटी, रीजनल कमेटी, रीजनल कमेटी। तो अब इनके मेन वो देख लेते हैं कि इनके ऑफिस कहां पे है। तो देखो बच्चों, इसका तो है कानपुर, याद कर लेना, क्वेश्चन जरूर मॉक में पूछेंगे इसके बारे में, ठीक है। साउथ में जाएंगे तो मद्रास हो जाएगा, जिसको चेन्नई बोलते हैं, और उस टाइम पे तो मद्रास ही लिखा गया था। देखो उस टाइम पे इसको भी बॉम्बे लिखा गया था, मुंबई है ये। उस टाइम पे इसको कलकत्ता लिखा गया था, अब ये कोलकाता है। बट हम क्या है 1987 का एक्ट पढ़ रहे हैं, तो एज इट इज पढ़ेंगे जैसा बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चारों के चारों रीजनल कमेटीज के चेयरमैन इसके अंदर होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। चलो वापस से कलर कोड पे चलेंगे, ये लो 6 देख लेते हैं बच्चों। तो एक्स ऑफिसियोज बताए हमने आपको कौन कौन से हैं, चेयरमैन हो गया, वाइस चेयरमैन हो गया, आपके एजुकेशनल एडवाइजर हो गए, चेयरमैन 4 रीजनल कमेटीज हो गए। अब आ जाएंगे चेयरमैन, वो भी एक्स ऑफिसियो रहेंगे, ठीक है। चेयरमैन आपने तो सिंपल पढ़ना है, याद रखना है। पहला चेयरमैन, पहले जो चेयरमैन है वो रहेंगे आपके ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। AIBTE, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। ये भी आपके एक्स ऑफिसियो रहेंगे। आगे आ जाते हैं ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भी एक्स ऑफिसियो रहेंगे। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये भी एक्स ऑफिसियो रहेंगे। क्यों है ये एक्स ऑफिसियो, अपना चार्ज संभालेंगे संभालेंगे, साथ के साथ ये भी संभालेंगे, इसलिए इनको एक्स ऑफिसियो बोलते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। अब मे बी PGE लिखते हो या PG लिखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंजीनियरिंग, ठीक है। ये भी हो जाएंगे। तो 6th में इस टाइप के मेंबर्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। क्या लिख देते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होगा एक रिप्रेजेंटेटिव। एक रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। 4 मेंबर अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट रोटेशन बेसिस पर, मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से। हम लिख देते हैं 4 मेंबर अमंग
मिनिस्ट्रीज ऑन रोटेशनल बेसिस, बट अदर देन, ये जितने भी हमारे पॉइंट हैं 7 है 8 है इनको छोड़कर, ठीक है। फाइनेंस को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनसे तो है नहीं, है ही एक एक पर्सन, इनको छोड़कर बात की जाती है। क्लियर हो गया। दो बच्चों इसके अंदर एमपी रहेंगे, टू क्या रहेंगे इनके अंदर, एमपी रहेंगे। एक जो एमपी है 1 एमपी, ये तो होगा आपका ऑब्वियसली लोकसभा का, ठीक है। एंड जो सेकंड होगा, सेकंड एमपी, ये होगा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट से, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। चलो 8 मेंबर्स होंगे इसके अंदर, 8 मेंबर्स जो स्टेट को और यूटी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिला के स्टेट और यूटी से 8 मेंबर होंगे। मेंबर बहुत होते हैं बच्चों इसके अंदर, इसलिए एक बार आप पढ़ोगे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। 4 मेंबर्स हैं, ये भी इसको हम यहाँ पे ये लिख देते हैं कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटेड बाय सीजी लिखेंगे इस बार, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की फील्ड के होंगे। फील्ड लिख लेते हैं इनका, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अच्छा, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से लिए क्यों गए हैं, यहाँ तो पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम। पढ़ाई के बाद कैंपस प्लेसमेंट भी होनी होती है इंजीनियरिंग में, तो इंडस्ट्री और कॉमर्स के भी पर्सन चाहिए उसके अंदर, ठीक है, जो पूरे के पूरे इस टॉपिक के बारे में बात कर सकें कि किस लेवल पे उनको पढ़ाना चाहिए, किस लेवल पे करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। 7 मेंबर, अब देखो 7 मेंबर किस किस को रिप्रेजेंट करेंगे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्सन, एक एक पर्सन है ये सारे, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। इसके बाद रहेगा काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। एक रहेगा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। साथ के साथ आप लोग भी पढ़ते चलो, याद करते चलो इन चीज़ों को, ठीक है। इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इससे भी रहेगा। एक पर्सन आईआईटी से रहेगा, काउंसिल ऑफ आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब ये 7 नहीं हुए ना, अभी एक रह गया आपका, कौन सा रह गया, फार्मेसी काउंसिल का रह गया। एक होगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। 7 पर्सन होंगे, 7 मेंबर होंगे, एक एक होगा, एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से होगा, एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज से रहेगा, एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रहेगा, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से होगा, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन से होगा, द काउंसिल ऑफ आईआईटी से होगा, एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रहेगा। मेंबर आप गिनते जाओ, बहुत ज्यादा मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। और आपने टोटल काउंट करके बताना है कितने, हमने अभी तक गिने नहीं है कितने मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। 4 मेंबर प्रोफेशनल बॉडीज के होंगे इंजीनियरिंग फील्ड के, 4 मेंबर्स फ्रॉम प्रोफेशनल इंजीनियरिंग लिख देते हैं बॉडीज, ठीक है। 4 मेंबर इससे रहेंगे इंजीनियरिंग बॉडीज से, ठीक है बच्चों। यूजीसी के चेयरमैन भी होते हैं इसमें। अब चेयरमैन के एक्स ऑफिसियो हम चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लिखें, हमने आपको समझा दिया भाई, वो उसके भी चेयरमैन रहेंगे और यहां पे भी वो एक्स ऑफिसियो रहेंगे, ठीक है। डायरेक्टर जनरल होते हैं आईसीएआर के, डीजी, आईसीएआर, और आईसीएआर क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी एक्स ऑफिसियो होते हैं, ठीक है। डीजी होंगे सीएसआईआर के,
डीजी किसके होंगे? CSIR के भी डीजी होंगे। डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर आपके इंडियन अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, IMR, ये भी नई दिल्ली, ये सारे नई दिल्ली के ऑफिसेज हैं अगर आप देखोगे तो, ठीक है। और एक होगा मेंबर सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी बाय CG, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप देखोगे रोल बहुत है इसके अंदर, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज याद रखनी है आपने, जो बिल्कुल नोट रहेगा इस चीज के लिए। क्या नोट रहेगा? फर्स्ट, चेयरमैन, चेयरमैन तो है इसके अंदर, लेकिन फर्स्ट चेयरमैन शैल बी, वो होगा बच्चों HRD लिखा जाता था उस टाइम पे तो, ठीक है, HRD मिनिस्टर। लेकिन आज की डेट में हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या है? ये है एजुकेशन मिनिस्टर, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया है इसको अब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में। पहले HRD होता था, स्मृति ईरानी थी तो HRD मिनिस्टर थी, लेकिन अभी जो मिनिस्टर है वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है। ये हो गया भाई, पहला चेयरमैन ये रहेगा, और पहला वाइस चेयरमैन, पहला वाइस चेयरमैन शैल बी। पहला वाइस चेयरमैन कौन रहेगा अभी ये बात बताओ आप। तो पहला वाइस चेयरमैन होगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कि जो एजुकेशन का है, तो ये भी एजुकेशन मिनिस्टर ही रहेगा, एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट ऑफ स्टेट। होते हैं ना, जैसे एक तो मेन होता है मिनिस्टर, एक हेल्प के लिए जैसे और अदर इनको स्टेट्स के चार्ज दे दिए जाते हैं, उस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और पहला जो मेंबर सेक्रेटरी होगा, मेंबर सेक्रेटरी इस काउंसिल का, वो होगा बच्चों आपका एडवाइजर। कौन सा एडवाइजर? एजुकेशनल, यहां पे लिख देते हैं एजुकेशनल, ठीक है, एजुकेशनल एडवाइजर। एजुकेशन कौन सी एजुकेशन? टेक्निकल, तो ब्रैकेट में टेक्निकल वर्ड याद रखना, क्योंकि टेक्निकल एडवाइजर की ही जरूरत होती है। तो ये टेक्निकल एडवाइजर किसके होते हैं? ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आपको समझ आ गया, ये बात बहुत जरूरी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काउंसिल के अंदर, जो आपको याद रखनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेंबर्स थे, एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। बाकी याद कराने की गारंटी मॉक में है, मॉक में जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा। तो पहला चेयरमैन होना चाहिए HRD मिनिस्टर, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री से होगा। पहला वाइस चेयरमैन होना चाहिए एजुकेशन मिनिस्ट्री का, स्टेट का। तो उसको कैसे याद रखेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं, ये याद रखना है। और पहला मेंबर सेक्रेटरी काउंसिल का कौन होगा? द एजुकेशनल एडवाइजर, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, एजुकेशनल एडवाइजर। और बाकी आपको क्लियर है, ठीक है, वो टेक्निकल के रहेंगे। अब बच्चों इनके टर्म पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके हम टर्म पे आ जाते हैं। टर्म का मतलब क्या है कि भाई इतना कितना जो पीरियड है, कितना टाइम है जो इनको सर्व करना होता है, ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो ऑफिसियो जो मेंबर्स हैं, ऑफिसियो मेंबर, तो यहां पे लिखेंगे हम अदर देन एक्स ऑफिसियो मेंबर। तो टेन्योर होता है इनका 5 इयर्स, ठीक है। एंड देयर आफ्टर 3 इयर्स। समझ में आया? एक बार ये 5 साल के लिए रहेंगे, उसके बाद 3 साल के लिए होते हैं। बाकी चीजें नोट में समझा देते हैं आपको सारी की सारी, कि अगर कोई वैकेंसी होती है ऑफिस में, या डेथ की वजह से, रिजाइन की वजह से, या किसी और चीज की वजह से, या इनकैपेसिटी की वजह से, तो वाइस चेयरमैन जो ऑफिस को होल्ड करता है वो चेयरमैन की तरह काम करेगा। भाई चेयरमैन का पद भी खाली हो सकता है ना, या तो उनकी डेथ हो जाए, या वो रिजाइन कर दें, या वो इनकेपेबल हो, या उन पर कोई चार्जेस लग जाए, है ना। तो यहां पे लिख देते हैं हम चेयरमैन
यहाँ पे चार्ज लिख देते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है तो किसको जाता है, दैट इज वाइस चेयरमैन। हो गया इतना आपको कंफर्म? ठीक है। और अगर वाइस चेयरमैन के ऑफिस में कोई वैकेंसी होती है किसी भी रीजन की वजह से, डेथ की वजह से, रिजाइन की वजह से, या उनकी इनकैपेसिटी की वजह से, तो अब उस वैकेंसी को फ्रेश अपॉइंटमेंट के द्वारा भरा जाना चाहिए। और जो मेंबर अपॉइंट होंगे, क्या 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 चीज लिखी है कि एक फ्रेश अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और जो मेंबर जो अपॉइंट होगा अब वो उस ऑफिस को जितना भी रिमेनिंग पीरियड बचा है उसको वो सर्व करेगा। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, वाइस चेयरमैन अगर ये वेकेंट हो जाती है किसी वजह से तो ये क्या होगा, तो फ्रेश अपॉइंटमेंट होती है, तो होगी फ्रेश अपॉइंटमेंट। और फ्रेश अपॉइंटमेंट कौन करेगा, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सारा रोल है इसके अंदर, तो सीजी ही करेगा, बाई सीजी। ओल्ड मेंबर्स को सबको पता है, न्यू मेंबर्स के लिए बता देते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए बता देते हैं, सीजी का मतलब हम लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो टर्म एंड ऑफिस में इतना काफी है। मीटिंग ऑफ काउंसिल में क्या लिखा है कि जो इनकी मीटिंग है, टाइम है, प्लेस है, ये सारी चीजें आपको पता है डिसाइड हो जाती हैं। और कम से कम लिखा है इसमें एट लीस्ट, ये गलत लिख दिया, एटलीस्ट है ना, एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं, एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार मीटिंग होनी चाहिए काउंसिल की, ऐसा लिखा गया है। चेयरमैन छुट्टी पर हैं तो हमने आपको बता ही दिया वाइस चेयरमैन देखेंगे। अगर वाइस चेयरमैन भी छुट्टी पर हैं मीटिंग को अटेंड करने से, तो कोई और मेंबर, जो सारे के सारे मेंबर मिलके चूज करेंगे, वो प्रिसाइड करेगा मीटिंग को। ठीक है, चेयरमैन लीव पर हैं तो देखेगा वीसी, एंड इफ वीसी भी लीव पर है तो मेंबर सिलेक्टेड अमंग ऑल मेंबर्स। ठीक है, जो वो खुद सिलेक्ट करेंगे कि आप प्रिसाइड करो, वो प्रिसाइड करेगा। ठीक है, और कोई भी डिसीजन आपको पता है मेजोरिटी ऑफ वोट से ही डिसाइड होता है, तो इसमें यही लिखा है कि मेजोरिटी ऑफ वोट से डिसाइड होगा। ठीक है, और अगर मान लो ऐसा होता है वोटें बराबर हो जाती हैं, वोटें बराबर हो जाती हैं, तो जो चेयरमैन है या उनकी जो एब्सेंस है, अब वो वोट डालेंगे, उनको सेकंड वोट का चांस होगा, ऐसा लिखा है इसमें। समझ में आया आपको? भाई मेंबर्स की वोटें डाली गई और सबकी बराबर हो जाती है, तो जो चेयरमैन है, अगर खुद चेयरमैन है तो चेयरमैन सेकंड वोट कास्ट करेगा, और अगर चेयरमैन नहीं है तो उनकी जगह पे जिस मेंबर को बनाया गया है एक्टिंग चेयरमैन, फिर वो सेकंड वोट कास्ट करेगा, तो वो किसी को भी देगा, एक वोट ज्यादा हो जाएगी, और वही डिसीजन है या लॉ है उनका फाइनल हो जाएगा, ऐसा लिखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मीटिंग के बारे में था। वैकेंसीज का हमने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, अब अपॉइंटमेंट की बात है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, तो देखो पूरे काउंसिल के वर्क को अच्छे से करने के लिए अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो अपॉइंटमेंट्स इन तरह के ऑफिसर्स की जो होती हैं, जो इनके रेगुलेशन में जैसे जैसे डिसाइडेड है, गवर्नमेंट के अप्रूवल पर ही होती है। ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूवल, तो कुल मिला के गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होती है। आप लिख देंगे हम यहाँ पे आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल, जो भी ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट होगी एज पर जो एआईसीटी के रेगुलेशंस बने हुए हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स बने हुए हैं उसके रिगार्डिंग होगी।
ठीक है। इसके बाद बच्चों सेक्शन 9 में आपका आता है ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, या कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं काउंसलिंग के। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब यहाँ पे डिसीजन से है, लाइक कि जितने भी ऑर्डर है या जितने भी डिसीजन है काउंसिल के, वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए सिग्नेचर से। ठीक है। ऑथेंटिकेशन का मतलब आपको पता ही है कि वो जेन्युइन होने चाहिए। वो कैसे पता लगेगा? जब उस पर चेयरमैन के साइन होंगे या कोई ऐसा मेंबर जो उस काम के लिए ऑथराइज किया गया है उसके साइन हो उस बिहाफ पे, तो हम मानेंगे कि जो काउंसिल के ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ऑथेंटिकेटेड बाय द सिग्नेचर है। ठीक है। तो सेक्शन एक मिनट आपको क्लियर कर देते हैं। तो सेक्शन 9 में क्या आएगा आपका? सेक्शन 9 में आपकी ऑथेंटिकेशन की बात होगी। ठीक है। सेक्शन 9, सेक्शन 9 में किसकी बात होगी? ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डर्स एंड डिसीजंस। ठीक है। इनकी बात की जाती है सेक्शन 9 के अंदर कि भाई जो ऑर्डर के ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है कि साइंड बाय चेयरमैन और एनी मेंबर ऑथराइज्ड, एनी मेंबर ऑथराइज्ड टू डू सो। ऐसा करने के लिए या तो कोई मेंबर ऑथराइज हो या आपके चेयरमैन हो, तभी ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर्स माना जाएगा सेक्शन 9 के अंदर। तो देखो चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब पढ़ेंगे बच्चों आपके सामने चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या आ जाता है? चैप्टर नंबर 3 में पूरी की पूरी पावर्स एंड फंक्शंस आ जाते हैं आपके काउंसिल के। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। ठीक है। क्या आ जाते हैं बच्चों? पावर्स आ जाते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं काउंसिल के। चैप्टर 3 के अंदर है ये। तो फंक्शंस पढ़ेंगे सबसे पहले, और फंक्शंस हम आपको बता चुके हैं कि आपके सेक्शन 10 के अंदर आते हैं। बताया था हमने, इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर आता है आपका सेक्शन 10, और सेक्शन 10 के अंदर आपको ये पढ़ाए जाते हैं फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। तो फंक्शंस से पता लग गया होगा कि इनके काम क्या है। तो बेसिकली मेन तो काम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। काउंसिल का मेन तो काम यही है कि भाई टेक्निकल एजुकेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरा काम ये है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है या इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑथराइज्ड हैं, एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड है एआईसीटी एक्ट से, वो क्या होने चाहिए? वो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने वाले होने चाहिए। तो कुल मिला के मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल एजुकेशन का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पहला फंक्शन है इनका। ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, हम मेन मेन आपको बता देते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। ठीक है। तो पहला फंक्शन तो हमने आपको बताया, कोऑर्डिनेट करने का बताया। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेट करना है टेक्निकल एजुकेशन के डेवलपमेंट से संबंधित, पहला पॉइंट है ये, इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर। दूसरा क्या है? दूसरा मेन आता है कि स्कीमें ऐसी बनानी है, तो फॉर्मुलेशन आ जाएगा ताकि इन चीजों को बढ़ावा मिल सके। फॉर्मुलेट द स्कीम, फॉर्मुलेट द स्कीम फॉर प्रमोटिंग, फॉर प्रमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन फॉर विमेन, हैंडीकैप्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। तो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो जैसे रिजर्व कैटेगरीज होती हैं, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उनके से पर्पस है इस चीज का। दो फंक्शन आपको क्लियर हो गए। तीसरा फंक्शन क्या है फॉर्मुलेशन ऑफ द काउंसिल के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, तो तीसरा फंक्शन, ये सारे के सारे जब आप पढ़ोगे ना, क्लियर होते चले जाएंगे आपको। ले डाउन नॉर्म्स, lay down norms, lay down norms for granting autonomy
ऑटोनॉमी का मतलब समझते हो, जैसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन तो होंगे नहीं, क्योंकि एआईसीटी से अप्रूव्ड रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो ऑटोनोमस नहीं रहेंगे खुद से। लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि जो काउंसिल है, काउंसिल ऐसे फंक्शंस बनाती है, ऐसे नॉर्म्स का ले डाउन करती है, उनको जनरेट करती है, ताकि जो इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उनको ऑटोनॉमी मिल सके। ऑटोनॉमी टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। एलोकेट करना एंड डिस्पर्स करना, डिस्पर्स आउट ऑफ द फंड ऑफ काउंसिल, फंड ऑफ काउंसिल एच इन द फॉर्म ऑफ फंड। और हमने जब सबसे पहले आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो हमने सबसे पहले ही बताया था आपको फंड के बारे में। तो ये जो फंड वर्ड है, फंड, ये आपका किस सेक्शन में है, हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे, सेक्शन 16 के अंदर है, ठीक है। तो इस फंड का एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी फंक्शंस होते हैं मेन आपके एआईसीटी के नॉर्म्स के अंदर, फंक्शंस के अंदर, ठीक है। फिक्स करना है नॉर्म्स को, गाइडलाइंस को, गाइडलाइंस, ठीक है। फिक्स करना है नॉर्म्स, फिक्स करना है गाइडलाइंस फॉर ट्यूशन फी एंड अदर फी, कि भाई फीस कितनी रखनी है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं मान्यता जिनको मिलती है, जो रिकॉग्नाइज होते हैं एआईसीटी से, तो उनको भी बताया जाता है कि भाई कितनी प्राइवेट फीस है जो रखनी है, तो उनके भी नॉर्म्स सेट करना ही आपके फंक्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये चीजें पूरी की पूरी इस एक्ट के अंदर बताई गई है। चलो, अब किसी इंस्टीट्यूशन को एडवाइज द कमीशन। अब कमीशन में क्या है, ये यूजीसी कमीशन है, हमने पहले बताया था कमीशन का मतलब क्या है, यूजीसी कमीशन। तो एडवाइज द कमीशन फॉर डिक्लेयरिंग एनी इंस्टीट्यूशन, फॉर डिक्लेयरिंग एनी इंस्टीट्यूशन एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसकी जो है सिफारिशें कौन करता है कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है नहीं बनाना है, ये भी फंक्शन है काउंसिल का, एआईसीटी का, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखो जितने भी काम है सारे टेक्निकल एजुकेशन के ही क्यों कर रहा है एआईसीटी, क्योंकि ये बना ही बच्चों टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को प्रिवेंट करना, ये एआईसीटी का काम है, कि ऐसा नहीं है कोई मनचाही ट्यूशन फीस है अपने हिसाब से लेता हो, ठीक है। चलो, अब सबसे बड़ा ये है कि जब वो ग्रांट देता है तो ग्रांट को होल्ड भी कर सकता है, विद होल्ड द ग्रांट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्सेस, प्रोग्राम्स, ठीक है, टू दोज institutions who are not comply with the standards। एआईसीटी ने नॉर्म्स बनाए, गाइडलाइंस बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, अगर ऐसे रेगुलेशंस को कोई फॉलो नहीं करता है तो जो सेक्शन 16 के तहत फंड दिया जाता है उसको एआईसीटी का काउंसिल रोक सकता है, विद होल्ड कर सकता है, ठीक है। और क्या लगता है, विद होल्ड ही करेगा, केवल डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, डिसकंटिन्यू। तो देखो मेन तो काम यही है। बाकी तो क्या है, टेक्निकल एजुकेशन को हर लेवल पे टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना,
एवरी स्टेप लेना कि एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाया जा सके, कोई और फंक्शन है ऐसा करना, एक नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन बनाना ताकि इनकी काउंसिल के अकॉर्डिंगली इनकी जो रैंकिंग है, जैसे ग्रेडिंग होती है यूनिवर्सिटीज की A++, A+, इस तरह की सेटिंग कर सकें। इस तरह का जो कंप्लाई का स्टेटस जो बनाया जाता है एक इंस्टीट्यूशन का, वो हम चेक कर सकें। तो ये सारे नेसेसरी वर्क हैं रिलेटेड टू कंसल्ट टेक्निकल एजुकेशन। ये सारे के सारे काम कौन करता है? सारे के सारे काम करता है AICT का काउंसिल। इतना बड़ा काउंसिल है, इतने बड़े बड़े लोग हैं उसमें, बड़े बड़े क्वालिफाइड पर्सन्स हैं, हर एक फील्ड से आदमी उसमें देखने को मिलेंगे आपको। तो मेन तो काम यही है, ठीक है। अभी इसके अलावा लिखना चाहो तो 10 काम और भी हैं, लेकिन वो वही है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा कि ये फंक्शन ऑफ द काउंसिल है, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे, जब आप मॉक के लिए अवेलेबल होंगे, मॉक देना चाहोगे आप मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, तो जितने भी पॉसिबल और ऑप्शंस हैं वो हम आपको मॉक के अंदर पूछेंगे और आपकी प्रिपरेशन अप टू लेवल हो जाएगी, ठीक है। बाकी अब आ जाते हैं इंस्पेक्शन पर, और इंस्पेक्शन आता है बच्चों आपका सेक्शन 19, सॉरी 19 तो नहीं है, हम 11 पे आए हैं ना, यस। तो ये आएगा आपका सेक्शन 11 के अंदर, ठीक है। किसमें आता है? सेक्शन 11 के अंदर आता है आपका इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन क्या होता है कि भाई टेक्निकल कोई एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी है, अगर वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती है टीचिंग के, एग्जामिनेशन के, रिसर्च के, तो हमें ये देखना है कि उनको फाइनेंशियल लीड है या नहीं है, तभी तो डिस्बर्स करेगी कमीशन, ठीक है। तो ये टाइप का इंस्पेक्शन भी होता है। तो किसके लिए होता है? यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्रपोजल टू फाइनेंशियल नीड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये प्रपोजल के लिए इंस्पेक्शन करते हैं। दूसरा किसके लिए करते हैं कि काउंसिल है वो कम्युनिकेट कर दे कि टेक्निकल एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस को या यूनिवर्सिटीज को कि भाई हम इस दिन आएंगे इंस्पेक्शन करने, ठीक है, कि हम इस दिन इंस्पेक्शन करने आएंगे। और टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी क्या है, वो इस इंस्पेक्शन से पहले से ही अवेयर रहेंगे, इंटाइटल्ड रहेंगे, उनको पता होगा। तो कुल मिला के यही है कि काउंसिल भी एक कम्युनिकेशन उनको देगी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को। तो हम यहाँ पे सिंपल पॉइंट्स में लिख देते हैं, कम्युनिकेट द डेट टाइम टू इंस्टीट्यूशंस फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो कोई पूछेगा इंस्पेक्शन कौन से उसमें होगी, तो ये आ जाएगा आपका सेक्शन 11 का सब क्लॉज 2। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अब इंस्पेक्शन के बाद जो रिजल्ट हुआ, इंस्पेक्शन यहां पे लिख लेते हैं आफ्टर इंस्पेक्शन, आफ्टर इंस्पेक्शन द रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन shall be communicated to inspection, the result of inspection shall be communicated to, किसको कम्युनिकेट करना है? रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो भी है, ठीक है। ये आपको बच्चों को बाद में नोट्स में समझ नहीं आएगा जब वो पढ़ेंगे, है ना, तो इसलिए ये स्पेस कम है, यहाँ पे लिखते ही नहीं हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं यूनिवर्सिटी, ठीक है। हो गया आपके लिए। तो ये इंस्पेक्शन वाले काम है सेक्शन 11 के अंदर किए जाते हैं। अब आपका चैप्टर 3 भी हो चुका कंप्लीट। चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर 4 में क्या पढ़ते हैं? इसमें हम बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, बॉडीज ऑफ द काउंसिल। अब यहाँ पे बच्चों आपका वो आ जाएगा, रीजनल बॉडी क्या है, रीजनल कमेटी क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 12 के अंदर पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द काउंसिल, सेक्शन 12। पढ़ो भाई सेक्शन 12।
सेक्शन 12 में क्या है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें मेंबर होंगे, एक तो होता है चेयरमैन, दूसरा होगा वाइस चेयरमैन, सॉरी दूसरे होंगे वाइस चेयरमैन, पहले होंगे चेयरमैन, दूसरे होंगे वाइस चेयरमैन, तीसरे होंगे सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और किस में होंगे वो, मिनिस्ट्री में ही होंगे, जो एक्स ऑफिसियो होते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में कमेटी में बताया था एआईसीटी का काउंसिल के अंदर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री लिख देते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री। और चलो अब कंफ्यूजन ना रहे आपको तो पूरा लिख देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी रहेंगे उनके अंदर। दो चेयरमैन होंगे रीजनल कमेटीज के, टू चेयरमैन ऑफ रीजनल कमेटी, दो चेयरमैन होंगे बच्चों आपके रीजनल कमेटी के। तीन चेयरमैन होंगे बोर्ड ऑफ स्टडीज के, 3 चेयरमैन ऑफ द बोर्ड्स ऑफ स्टडी। अब ये भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई छोटी मोटी काउंसिल नहीं है, इसमें भी बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आ जाएगा, ठीक है, 1 फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आगे। 8 मेंबरों में से 4 मेंबर होंगे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे, 4 आउट ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है, स्टेट और यूटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए। 4 मेंबर्स वो होंगे जिनको टेक्निकल एजुकेशन की नॉलेज है, 4 मेंबर होंगे जिनको टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन एक्सपर्ट कह देंगे हम इन्हें, ठीक है। यूजीसी के चेयरमैन हैं वो भी होंगे इसके अंदर, जो एक्स ऑफिसियो होंगे, यूजीसी चेयरमैन एक्स ऑफिसियो। तो मेजरली देख रहे हो जो पूरी की पूरी काउंसिल है ना, उसमें जो मेन पर्सन है वो सारे होते हैं इसके अंदर। डायरेक्टर होंगे आपके IAMR के, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर एंड रिसर्च न्यू दिल्ली के, ठीक है। देखो बच्चों इसमें नोट करने वाली क्या चीजें हैं, जो नोट करने वाली चीज है, नोट करने वाली चीज इसके अंदर ये है कि जो चेयरमैन है मेंबर सेक्रेटरी, या नोट करेंगे हम चेयरमैन एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल, वो सेम रहेंगे, यहां पे सेम लिख देते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या समझे अब आप, कि जो चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी काउंसिल के रहे थे वो ही फंक्शन करेंगे एज इट इज चेयरमैन एंड द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है। चेयरमैन के एब्सेंस में आपको पता है वाइस चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं, और अगर वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों एब्सेंस होते हैं तो कोई भी मेंबर जो मीटिंग में होगा, मीटिंग के लोग उनको चुनेंगे, वो प्रिसाइड करेगा। फिर ये हम पहले बता चुके हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग है, टाइम प्लेस कब होगी कब नहीं होगी, ये रूल एंड प्रोसीजर एवरीथिंग पूरा का पूरा जो है एक कोरम होता है मीटिंग का, उसमें मेंशन होता है। तो जो काउंसिल है वो रेगुलेशंस प्रोवाइड कर सकती है कि भाई कब कब हम मीटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हम कंप्लीटली इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे आ जाएगा आपका रीजनल कमेटी। रीजनल कमेटी क्या है, जो हम आपको सबसे पहले पढ़ा चुके है ना, जब हमने इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको बताए, रीजनल कमेटी के बारे में डिस्कस हुआ, तो ये सेक्शन 14 के अंदर थी आपकी रीजनल कमेटी। और टोटल है कितने ये नंबर्स, ये है 4 इन नंबर्स, ठीक है। ये 4 है रीजनल कमेटी, और चारों की चारों हमने बताई थी, नॉर्थ की कौन सी है, साउथ की कौन सी है, वेस्ट की कौन सी है, ईस्ट की कौन सी है, ठीक है, कहां कहां पे है ये कमेटी। तो नॉर्थ की हमने कहां बताई थी आपको, क्वेश्चन हम पूछेंगे जरूर मॉक के अंदर, हम पहले आपको बता रहे हैं। तो नॉर्थ की बच्चों कानपुर में है, साउथ की आपकी मद्रास के अंदर है, और मद्रास उस टाइम पे तो मद्रास ही था भाई 1987 में, अब इसको चेन्नई बोलते हैं। वेस्ट में बॉम्बे था, और बॉम्बे को आज की डेट में हम मुंबई बोलते हैं। ईस्ट का कैलकाता था, कैलकाटा, और आज हम इसको कोलकाता बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कोलकाता।
ये है 4 रीजनल सेंटर्स, 4 रीजनल कमेटीज हैं डिफरेंट लोकेशंस पर, जो हमने आपको बता दी। ऐसे ही होता है आपका, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इससे पहले एक चीज और रह जाती है, वो आपको बता देते हैं। ऐसे ही होता है एक, जैसे रीजनल कमेटी है, ऐसे ही होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, बोर्ड ऑफ स्टडीज, क्या है ये, बोर्ड ऑफ स्टडीज है। तो देखो बोर्ड ऑफ स्टडीज में क्या है, कितने बोर्ड ऑफ स्टडीज है, 5 बोर्ड ऑफ स्टडीज है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज का जब हम पढ़ेंगे तो 5 नंबर्स है। 5 नंबर्स में कौन से हैं, वोकेशनल एजुकेशन का है, नाम हम याद रख लेंगे, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है यूजी, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन इंजीनियरिंग, ठीक है, यूजी का हो गया। एक होगा ऐसे ही ऑल इंडिया पीजी, पीजी स्टडीज इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, क्या आ जाता है, मैनेजमेंट स्टडीज। चलो जी, हो गया क्लियर। ये है पूरी की पूरी बोर्ड ऑफ स्टडीज आपकी। रीजनल कमेटीज हमने आपको बता दी। रीजनल कमेटी एडवाइज कर सकती है, असिस्ट कर सकती है काउंसिल को कि भाई आप प्लानिंग का काम देखो, रेगुलेशन का काम देखो, टेक्निकल एजुकेशन का अपने रीजन के अंदर, इसलिए रीजनल कमेटी बनाई गई है, ठीक है। किस लिए बनाई गई है कि भाई आपने अपने रीजन के अंदर टेक्निकल एजुकेशन के प्रमोशन का, इन सब चीजों का काम देखना है। चैप्टर 4 हमारा खत्म हो गया। चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसमें फाइनेंस के बारे में है, अकाउंट्स के बारे में है और ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। ये अकाउंट्स होता है, अकाउंट नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं हमारा। सबसे पहले आ जाएगा सेक्शन 15। सेक्शन 15 में हम पढ़ते हैं पेमेंट कैसे होती है काउंसिल को, पेमेंट टू द काउंसिल, ठीक है। सेक्शन 15 हो गया आपका पेमेंट टू द काउंसिल। इसके बाद आ जाएगा सेक्शन 16। सेक्शन 16 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम शुरू से आपको बताते चल रहे हैं, फंड ऑफ द काउंसिल। पेमेंट टू द काउंसिल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहेगी पार्लियामेंट में किसी लॉ के अकॉर्डिंगली डिस्कस करके हर एक फाइनेंशियल ईयर में जितना सम जरूरी है, जितनी पेमेंट जरूरी है काउंसिल को, वो पेमेंट करेगी। तो ये जो पेमेंट टू द काउंसिल है ना, ये पेमेंट कौन करता है, संसद लिखेंगे हम, संसद टू AICTE, समझ जाना चाहिए अब आपको। फंड का मतलब क्या है, फंड का मतलब है ये काउंसिल का अपना फंड है, ये काउंसिल का अपना फंड है, जो या तो काउंसिल को मिलता है या काउंसिल को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो ये उसका अपना फंड है, इस फंड में से ही तो एलोकेशन करती है यूनिवर्सिटीज को और ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये फंड है ना, ये हम लिख देते हैं ऑन फंड, ऑन फंड ऑफ AICTE। तो अगर कोई पूछे ना, तो हम पूछ सकते हैं ऐसा सवाल, ऑन फंड ऑफ AICTE, तो आप बताओगे कि फंड ऑफ द काउंसिल मेंशन्ड इन सेक्शन 16, ठीक है। तो जितनी भी मनी है, जितना भी सब कुछ है, वो बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो डीलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहती है, बट ये फंड है, इनके पास डिपॉजिट रहता है, ठीक है। बजट की बात करेंगे, देखना हमने बजट के लिए अलग से हेडिंग तो नहीं बनाई, ये वैसे तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का पूरा चैप्टर है, हम इसके अंदर ही डिस्कस करेंगे बजट। तो बजट का आता है बच्चों सेक्शन 17 के अंदर, सेक्शन 1770। काउंसिल पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर का बजट है जो बनाएगी, फाइनेंशियल ईयर। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बजट फाइनेंशियल ईयर का ही होता है, साल का नहीं होता, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का होता है, कैलेंडर ईयर का नहीं होता। फिर एक एनुअल रिपोर्ट है, जिसमें पूरे के पूरे अकाउंट की एक्टिविटीज पुराने साल में क्या क्या रही वो आपको देनी पड़ती है, ठीक है। क्या होता है फिर, इसी के अंदर आता है आपका एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का हम याद रखेंगे सेक्शन, क्या प्रोग्रेस हुई, कहां फंड दिया, कितना फंड लगाया, दैट इज अ बैलेंस शीट ऑफ AICTE। फिर आ जाएगा इनका ऑडिट। ऑडिट याद रखेंगे हम, अकाउंट्स एंड ऑडिट पूछा जाए तो सेक्शन 19 के अंदर है। फंड बता दिया 16 के अंदर है, बजट बता दिया 17 के अंदर है, ऑडिट बता दिया 19 के अंदर है, रीजनल कमेटी बता दिया सेक्शन 14 के अंदर है। ऐसे ही आपने पढ़ते चलना है। 10 भी बताया था ना हमने, बताओ 10 क्या था, 10 में बताया था फंक्शन ऑफ द काउंसिल। तो ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एक दो बार क्लास को, इस क्लास को दोबारा देख लेना
और आपको बता देते हैं ये वन शॉट क्लास है, कभी एआईसीटी की अब हम दोबारा क्लास नहीं लेंगे जब तक कोई अमेंड नहीं हो जाता, कोई चेंज नहीं हो जाता। आपको यही पढ़ना है, एनआईटी का एग्जाम देना हो, नेटर का एग्जाम देना हो, अगर आपके सिलेबस में एआईसीटी एक मेंशन है तो यू शुड गो थ्रू, तो आपको जाना है इसके साथ में, नहीं है तो ये आपकी मर्जी है। ठीक है। अकाउंट एंड ऑडिट का सीधा सीधा फंडा है भाई, जितने भी आपके बुक ऑफ अकाउंट्स हैं वो अकाउंट टाइम टू टाइम कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ में ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। कैग पता है ना आपको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ी अथॉरिटी है ऑडिट की, यही ऑडिट करते हैं। पूरा का पूरा जो आपका बुक ऑफ अकाउंट्स है इसकी चेकिंग यही करते हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्शन या चेकिंग, है ना, ऐसे कह देते हैं हम, इंस्पेक्शन या चेकिंग। सीधा सीधा कह दो ऑडिट, ऑडिट का मतलब ही चेकिंग होता है। चलो, तो ये था भाई आपका फाइनेंस एंड अकाउंट, पूरा का पूरा अकाउंट एंड ऑडिट। और ऑडिट जो लास्ट सेक्शन है 19 है, आपको पढ़ लेना है। इसके बाद हम मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करेंगे, और मिसलेनियस जो टॉपिक है वो आपका चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 है, लास्ट चैप्टर है, जिसमें क्या है, सेक्शन 20। सेक्शन 20 में क्या है, डायरेक्शंस जो मिलती हैं, डायरेक्शंस बाय सीजी। सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले बता चुके हैं। तो काउंसिल को जो भी डायरेक्शन गवर्नमेंट से मिलती है उस पर काम करना पड़ता है, उस पर पॉलिसी बनानी पड़ती है। जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने फाइनल कर दी सो कर दी। यानी कि डिसीजन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एआईसीटी का कोई मतभेद हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का मतभेद हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन शुड बी, विल बी फाइनल, वो फाइनल रहेगा। ठीक है। अब एक पावर है, पावर टू सुपरसीड, सुपरसीड द एआईसीटीई काउंसिल। तो भाई ये है आपका सेक्शन 21। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर ओपिनियन हो, चाहे ये काम ऐसे होना है, ये पॉलिसी ऐसे बनेगी, ये ड्यूटी ऐसे इंपोज होनी चाहिए, ये एक्ट ऐसे काम करेगा, तो कर सकता है। ये हमने पिछले वाली लाइन में भी आपको बता दी। ठीक है। इसके बाद पावर टू मेक रूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के साथ में पावर बना सकती है, तो ये हम याद कर सकते हैं, पावर टू मेक रूल। रूल देखो, रूल वाला सेक्शन पूछा जाए ना तो ये हो जाएगा बच्चों सेक्शन 22, और रेगुलेशन वाला पूछा जाए तो हो जाएगा सेक्शन 23। बस इतना सा फर्क याद रखना है, रूल की जगह आ जाएगा रेगुलेशन, मेक टू पावर। ठीक है, क्लियर आ गया। अब रूल में क्या है, रूल में भाई टेक्निकल एजुकेशन का इंस्पेक्शन है, किस मैनर में बजट रिपोर्ट बनाई जानी है काउंसिल के द्वारा, कब उनके जो अकाउंट्स है वो वेरीफाई होने हैं, मेंटेन कैसे रखने हैं, ये सब रूल्स है। रेगुलेशंस क्या है, रेगुलेशन से मीटिंग का रेगुलेशन कैसे होना है, ऑफिसर्स और एम्प्लॉय की सर्विस का रेगुलेशन कैसे होना है, एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ स्टडीज कैसे रहेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी की फंक्शनिंग कैसे रहेगी, वो रेगुलेशन है। तो रूल और रेगुलेशन में भी फर्क है। ठीक है। अब यही रूल और रेगुलेशन संसद के सामने लाए जाते हैं। तो पावर टू मेक जो रूल्स है ये हम आपको बता चुके हैं, दोबारा आप नोट कर लेना, सेक्शन 22। अब इन्हीं रूल्स को बना के रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट के सामने, तो ये हो जाएगा आपका, चलो रेगुलेशन बच्चों यहां पे लिख देते हैं, सेक्शन 23। ठीक है। अदर्स में है, हम आपको जो बता देंगे वो है सेक्शन 24। अब क्या है, अब रूल और रेगुलेशन टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, संसद के सामने प्रस्तुत होगा। जो फाइनल डिसीजन होगा उनको पता लग जाता है कि भाई हर एक रूल, हर एक रेगुलेशन इस एक्ट का जैसे पॉसिबल होगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जाएगा। टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज के अंदर अंदर, चाहे वो एक सेशन में हुआ हो बच्चों या 2 सेशन में हुआ हो, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेक्शन। ठीक है, पुराने सेशन से पहले और सक्सेसिव सेशन में, तो कुल मिला के 30 दिन के अंदर अंदर। ये क्वेश्चन हम तो मॉक में पूछेंगे, अभी क्यों बताएं आपको, है ना। चलो, पर फिर भी बता देते हैं, 30 दिन के अंदर अंदर ये जो भी रूल्स है, रेगुलेशन पर डिस्कशन है, मॉडिफिकेशन है, कोई अनलमेंट है, अगर उनको रद्द करना है, एवरीथिंग हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, कितने दिन के अंदर होता है, पीरियड ऑफ 30 डेज, फॉर अ पीरियड ऑफ
30 days in session और 2 sessions। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। लास्ट का रूल है, नाम तो याद रखना पड़ेगा, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, दैट इज सेक्शन 25। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 25, जिसमें क्या है, जिसमें पावर दी जाती है, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज। इसमें क्या है कि अगर कोई परेशानी आती है किसी प्रोविजन को लेकर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालेगी या ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी ऐसे प्रोविजंस को, जो प्रोविजंस ऑफ एक्ट कोई दिक्कत है उसमें, तो उसकी डिफिकल्टीज को रिमूव भी यही लोग करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कमेटी करती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। तो कुल मिला के कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन के द्वारा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट नहीं होता। 2 साल की एक्सपायरी के बाद कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन की एक्सपायरी के बाद नहीं बनाया जाता, ये याद रखना है। और जो भी ऑर्डर बनेगा वो ऑर्डर क्या है, लेड टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उसको लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पूरा का पूरा एक्ट बच्चों आपके समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके तो आपने बताना ही बताना है। प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं एनआईटी की या नेटर चंडीगढ़ की, तो देखो नेटर एएसओ में क्या है, ये सिलेबस में है। अगर आपके किसी एग्जाम के लाइक आईआईटी या कोई और एग्जाम है सिलेबस में अगर है एआईसीटी, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, आप जरूर बताइए हमें। व्हाट्सएप नंबर हम दोबारा से आपको रिमाइंड करा देते हैं, 8307314291। क्या है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोर्स से जुड़ी, एडवर्टाइजमेंट से जुड़ी, पर्सनल क्वेरी जो आपकी स्टडी से संबंधित है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर को नोट कर लेना, सेव कर लेना। क्या है ये नंबर, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से, ठीक है बच्चों। कोर्स का क्या है, न्यू ईयर आने वाला है, तो डेफिनेटली कोर्स में कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हुए हैं, ठीक है। तो कोर्स हमने अमेंड कर दिए हैं। क्या अमेंड कर दिए हैं, 6 मंथ का कोर्स है हमारे पास, 1 ईयर का कोर्स है हमारे पास। अब 6 मंथ का 799 का कोर्स था, उससे बच्चों को इशू ये था कि उनको अगर किसी की एज निकलने वाली है, लास्ट उनका कोई एग्जाम है, तो वो तो भाई स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये चीज हमने इस बार, ये जो दिक्कत है इसको रिजॉल्व कर दिया है। कैसे रिजॉल्व कर दिया है, अभी जैसे आपको एनआईटी जालंधर और नेटर एएसओ की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको 6 मंथ की तो देखो जरूरत है नहीं, तो आपको स्पेसिफिक एग्जाम की जरूरत है। तो स्पेसिफिक एग्जाम हमने यही डिसाइड किया है अभी जनवरी तक। तो स्पेसिफिक एग्जाम एएसओ का है और आपका सुपरिंटेंडेंट का नेटर का एनआईटी जालंधर का है। तो ये हमारा आपके लिए 499 में अवेलेबल है। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे इसके अंदर, वीडियोस भी अवेलेबल होंगी जो यूट्यूब पर सबके लिए पॉजिटिवली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये 499 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब इस वजह से ये 6 मंथ और 1 ईयर, हमारे पुराने जितने भी मेंबर्स हैं वो बेनिफिट उठा रहे हैं जुलाई से ही इसका, तो वो तो रहेंगे ही। लेकिन अगर आप लेटेस्ट किसी ने ज्वाइन करना है तो 6 मंथ के लिए अब ये बच्चों 999 हो चुका है, ठीक है। और 1 ईयर का है ये 1599 हो चुका है। तो जो आपको जैसा पॉजिटिव लगे, स्पेसिफिक एग्जाम पढ़ना है, नो डाउट 499 लो आप, चाहे आपका पेपर जनवरी में हो या फरवरी में हो, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये कोर्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप करें, बाकी न्यू क्लास के लिए हम आपको इंटीमेट कर देंगे। मिलेंगे आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।